सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीटीआई सेहत कार्ड एक बड़ा स्कैंडल है। ये सरकारी फंड को प्राइवेट सेक्टर में डालने का नया तरीका है। कार्ड लाना सबूत है कि पब्लिक अस्पताल सही नहीं चल रहे। ये बात उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि पीटीआई की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हुकूमतों का काम है अपने अस्पतालों को ऐसे अंदाज से चलाना। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि पीटीआई इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है। ओमिक्रॉन पर तिबी माहिरीन ने भी खबरदार कर दिया है। हेड ऑफ पल्मोनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट गुलाब देवी अस्पताल प्रोफेसर जहीर अख्तर कहते हैं कि ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा होने की वजह से ख़तरनाक है। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन से बचने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है कि ये चौथी वेव या जो चौथी लहर इस वक्त चल रही है ना जी ओमिक्रॉन की, ये डेल्टा वेरिएंट जो पिछली थर्ड लेयर में था उससे इस हिसाब से मुख्तलिफ है। जब भी हम वायरसेस का मुकाबला करते हैं 3-4 चीज़ें देखते हैं। उसका डबलिंग टाइम उसका था 4 दिन और इसका है 2 दिन, कि 2 दिनों में डबल हो जाता है। उसके बाद है कि ये एक से दूसरे में कितनी जल्दी लगता है, इसकी जो ट्रांसमिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा ये है कि इसकी जो री इन्फेक्शन रेट है वो भी निस्बतन उसकी निस्बत ज़्यादा है, तेजी से फैल रहा है, ये हमें पता लग गया है। एहतियात हमने वही करनी है जो हमने पहली लेयर में की थी, जो दूसरी वेव में की थी और जो तीसरी वेव में। इसमें ज़्यादा एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि ये फैल बहुत तेज़ी से रहा। जिन जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है, और अब तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है कि वो बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं, उनके अंदर ये कोरोना हो भी जाए तो उसमें सीवियरिटी बहुत कम होती है और आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा वैक्सीनेट करवाए, और अगर सारे पाकिस्तान की 70-80% पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेशन करवा लेगी तो फिर कोरोना जो वो खुद ब खुद ना होने के बराबर हो जाए। लाहौर में ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 33 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 110 तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारी कैसी है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत आवान से। अजमत बताएगा। आज बिल्कुल अली, जो कोरोना की 5वीं लहर है वो शहर लाहौर में सर उठाने लगी है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस और मस्बत शरह, बल्कि जो ख़तरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी ख़तरनाक हद तक शहर लाहौर में फैल रहा है। जिस तरह कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 188 नए केसेस आए। कोरोना की मस्बत शरह भी 1 मार्च के बाद सबसे ज़्यादा 3.8 देखी गई, और कोरोना के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी शहर लाहौर में 110 तक जा पहुँचे। अगर बात की जाए अस्पतालों में तो इस वक्त महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी लागू कर दी गई है, और महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं कि ऐसे शहरी मरीजों के साथ जो लवाकिन आएगा, अगर उनकी वैक्सीन नहीं लगेगी उनका अस्पताल में दाखिला बंद होगा। लेकिन अगर अस्पताल आना है तो उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ पर अलग जो कोरोना के काउंटर्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं, वैक्सीन भी लगाई जा रही हैं। तो इस वक्त अस्पताल में जो है एमरजेंसी लागू है, और तिबी माहिरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शहर लाहौर में जो फरवरी में जो कोरोना है वो एकदम से स्पाइक पकड़ेगा और ख़तरनाक हद तक शहर लाहौर में बढ़ सकता है। तो उन्होंने शहरियों से यही दरख्वास्त की है कि वैक्सीन लगाएं और SOPs पर अमल दरामद करें। जी, वैक्सीन लगाएं और SOPs पर अमल दरामद किया जाए, यही कहा जा रहा है। अजमत आवान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में हुकूमत के ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के मुतालिक इक़दाम के दावे हवा हो गए। गुलशन इकबाल में नाफिज माइक्रो लॉकडाउन पर अमल दरामद न हो सका। लॉकडाउन के नफाज के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। इलाके में तैनात एहलकारों को चंद घंटे बाद ही हटा लिया गया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में एक जानिब NCOC की जानिब से ओमिक्रॉन के केसेस पर जो है एहतियात से मुतल्लिक और जो उसके फैलाव से मुतल्लिक बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की बेहिसी कह लें या लापरवाही देख लें कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन गुलशन इकबाल के घर में मुतासरा घर पर लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके अगले दिन कनातें लगी और 2 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, जो कि चंद घंटों बाद हटा लिया गया। हम लोग इस गली में ही घर के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि जो 12 अफराद थे वो मुतासर हुए थे, उनके एक रिश्तेदार जो कि दूसरे शहर से बताया जा रहा है आए थे ट्रैवल करके, और उनमें जो है पॉजिटिव आया था, और उन्हीं से इसमें इन लोगों में ट्रांसफ़र हुआ था। इन के जो घर के मकीन है उनका कहना है कि इनमें किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं है, इसीलिए वो नकलो हरकत भी आज़ाना तौर पर कर रहे हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो है गायब दिखाई देती है, किसी किस्म का कोई रोकथाम नहीं की जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 24 घंटे में कराची में मस्बत केसेस की शरह 6% से बढ़ गई है। कहते हैं कि सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है, हुकूमत नहीं चाहती सख्त फैसले करें, शहरी ख्याल करें। उनका कहना है कि सिंध में फ़िलहाल लॉकडाउन का फैसला नहीं किया गया।
ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी आई है। पिछले 24 घंटों में कराची शहर में जो पॉजिटिविटी रेशो है, मुस्बत केसेस की शरह है, वो 6% से तजावुज़ कर गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से शहरियों को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि SOPs को फॉलो करना शुरू करें। ओमिक्रॉन के तेज़ी से फैलने पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेयो अस्पताल की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कितनी तेज़ी से फैलता है कोरोना का ये वेरिएंट और कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये जो वेरिएंट है इसकी तो प्रॉपर्टी ही ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को लगने की सलाहियत जो है वो बहुत ज्यादा है। तो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में कहा जा रहा है कि ये उससे भी तेज जो है वो है, और ये हमें नजर भी आ रहा है क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के ही पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पिछले 1 वीक के अंदर वो 0.6 से जंप करके 1.45 के ऊपर चला गया है। तो मतलब डबल से भी ज्यादा विद इन अ वीक हमारा जो नंबर ऑफ केसेस है वो है, और इनमें से मेजॉरिटी जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही कहे जा रहे हैं। तो बहुत तेजी से फैलता है और बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और जो तमाम SOPs हम पहले दिन से बता रहे हैं वो एक दफा फिर लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अनड्यू लोगों से एक्सपोजर को अवॉइड करें, क्योंकि ये फिर तेजी से फैलेगा और पॉपुलेशन में बहुत सारे केसेस सामने आएंगे। वेव तो तभी आप कहते हैं जब नंबर ऑफ केसेस में अपसर्ज आती है, और वो तो एक क्लियरली नंबर ऑफ केसेस में अपसर्ज हमें नजर आ रही है। अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो कराची इस वक्त 6% से भी अबाव चला गया है। लाहौर और पेशावर में भी नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेव तो स्टार्ट हो चुकी है डेफिनेटली। हाल बता इसके साथ अच्छी बात यह है कि ये वेरिएंट क्योंकि ज्यादा लीथल नहीं है और ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं करता, तो हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ का रेट शायद पिछली वेव के मुकाबले में ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। फवाद चौधरी कहते हैं कि JUI का जीतना बदकिस्मती है, फिरका वरीयत पर मबनी जमातें ऊपर आएं तो नुकसान होगा। KP इलेक्शन जैसा शफाफ इंतखाब तारीख में नहीं हुआ, पंजाब में भी साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। ये रोंदू अपोजिशन है, इमरान खान ब्लैकमेल होंगे, ना ही एहतसाब के अमल से पीछे हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान फ़िरकावारियत की एक सियासी तरफ जा रहा है। जो सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या PTI इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं और PTI भी वाजे कर चुकी है। वजारत इंसानी हकूक़ का लापता अफराद से मुतल्लिक तैयार बिल कहाँ गुम हो गया? वजारत इंसानी हकूक़ को अपने बिल की तलाश। वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी कहती है कि जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक बिल हमने तैयार करके कौमी असम्बली से पास कराया है, अब क्या पोजीशन है मालूम नहीं। तफसीलात जानते हैं, गोहर मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गोहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत इंसानी हकूक़ में एक तकरीब वर्कशॉप के दौरान खिताब करते हुए शीरी मज़ारी ने कहा कि जो उन्होंने जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक बिल बनाया था वो बिल कौमी असम्बली और कमेटी से पास हो गया। फिर वजारत दाखिला ने सेनेट सेक्रेटेरिएट भेजा है और अब वहाँ से कोई पता नहीं चल रहा है कि उस बिल का क्या बनाया। और शीरी मज़ारी के मुताबिक उन्होंने बिल पर अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन चूंकि सेनेट से बिल पास होना है और अब वहाँ पर इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है, बावजूद इसके कि वजारत इंसानी हकूक़ और उन्होंने खुद इस हवाले से मुतअद्दिद बार मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है कि जबरी तब्दीली, जबरी गुमशुदगी का जो बिल था उसका क्या बन सका है, क्या अपडेट्स हैं। इसी हवाले से वो खुद भी कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के पेश नज़र अमले को मरहलावार तरबियत देने का फैसला भी सामने आया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खान। उस्मान खान, बताइएगा क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, क्या हिदायत जारी की गई हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मदीहा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के पेश नज़र अमले को मरहलावार तरबियत देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन
खवातीन अफसर और अमले के इस्तेदाकार बनाने के लिए भी मुतहद हो चुका है। पहले मरले में इलेक्शन कमीशन मास्टर्स ट्रेनर की तरबियत मिलेगी। इलेक्शन कमीशन के 11 मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत का अमल 21 जनवरी से 25 तक होगा, क्योंकि मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग हासिल करके मुल्क भर की कमीशन की खवातीन अफसर और अमले को मरहलावार तरबियत देंगे, जबकि मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की खवातीन अफसर और अमले की मरहलावार इंतखाबी तरबियत करवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक अफसरान की ट्रेनिंग डिवीजन और जिली सतह पर करवाई जाएगी। तरबियत में इंतखाबात का इनेकाद, मुतलका कवानीन, सनफ़े मुसावात, इलेक्शन एक्ट 2017 और दीगर मुतलका अमूर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम आरिफ गुल को हब्से बेजा में रखने का केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि क्या आरिफ गुल को पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी। आरिफ गुल को पेश ना करना है तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देते हैं। आरिफ गुल को पेश ना किया तो वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम आरिफ गुल को हब्से बेजा में रखने से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आरिफ गुल को लेकर आए हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आरिफ गुल को हिरासती मरकज से अदालत लाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आरिफ गुल को आज ही पेश करें। अदालत के पास डिफेंस की मशीनरी को भी बुलाने का इख्तियार है। हुकूमत के दफातर में करप्शन है तो अदालत क्या करे। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि आरिफ गुल ने अफगान बॉर्डर एरिया के करीब फौजी कैंप पर हमला किया। हिरासती मरकज में आरिफ गुल की काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल केपी की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए आरिफ गुल को आज ही पेश करने का हुक्म दिया। ताहम वक्फे के बाद एडवोकेट जनरल ने दोबारा इस्तदा करते हुए कहा कि रास्ता लंबा है, मुलजिम को आज पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए मोहलत दी जाए। अदालत ने आरिफ गुल को पेश करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सड़कों पर एहतजाज करके बल्दियाती कानून में तब्दीली नहीं कराई जा सकती। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा कि बल्दियाती कानून में तब्दीली का प्लेटफॉर्म असम्बली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी का कहना था कि PTI सिंध के नए सदर रही सही पार्टी का भी जनाजा निकाल देंगे। गलियों में सड़कों पे एहतजाज करके अब कानून में तरमीम नहीं करा सकते। जो फोरम है कानून को तब्दील करने का वो असम्बली का फोरम है। एक और साहब सिंध के नए सदर बने। जिस दिन मुझे पता चला कि उन साहब को PTI सिंध का सदर बनाया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता था कि जो PTI थोड़ी बहुत रह गई है उसका भी ये जनाजा निकाल देंगे। कहते हैं कि जी सूबा सिंध में जो अगली हुकूमत है वो PTI की होगी। पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। अभी कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, जो हशर इनका हुआ है वो आपके सामने है। नैब प्रमोशन बोर्ड और इसकी तैनातियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। आपको अपडेट करें कि ये चैलेंज किया गया है तैनातियों को। तफसीलात क्या है, एहतशाम कयानी से जानते हैं। एहतशाम बताइएगा। जी बिल्कुल, नैब का जो प्रमोशन बोर्ड बनाया गया था उसको और उसकी जानिब से जो तैनातियाँ की गई हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की और फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर दिया है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन नैब चूँकि 4 साल के लिए ओहदे पर उनकी तैनाती की गई और जब उनका ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी तो उसके बाद एक ऑर्डिनेंस के जरिए उनको तोसी दी गई। तो चेयरमैन नैब ने जल्दबाजी में ये प्रमोशन बोर्ड तश्कील दिया। हालांकि उनकी जो नए चेयरमैन नैब हैं उनकी तैनाती होनी है, तो इसलिए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन नैब की जानिब से तश्कील दिया गया बोर्ड और उसकी तैनातियाँ कलअदम करार दी जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि मिनी बजट अवाम के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। नए टैक्सेस के इतलाक से बुनियादी इस्तेमाल की अशिया महंगी हो जाएंगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो कि इस वक्त उनके हमराही मौजूद हैं। हबीब बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट जो पेश किया गया है जिसमें तमाम तर अशिया पर एक बार फिर जो है वो 17% GST आयद कर दिया गया है, जिसके बाइस तमाम तर जो इस वक्त एसोसिएशन है उनकी जानिब से इसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहले ही लोग परेशान थे, अब मजीद परेशानी के रास्ते खुल गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इम्पेक्ट आप समझ रहे हैं कि फ़ौरन आ जाएगा,
ये इम्पेक्ट आपको अगले महीने से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले माल जो सस्ते हैं वो तो बिकेंगे, जाहिर सी बात है। अब जो कॉस्टिंग बढ़ेगी 7% की जगह 10% कहीं कर दिया गया, कहीं 17% कर दिया गया, दूध को नहीं छोड़ा गया, आटे को नहीं छोड़ा गया, बीज को नहीं छोड़ा गया जिससे तेल घी बनता है, और आप इसको केटल फीड के उसको भी नहीं छोड़ा गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो बजट ऐसा लग रहा है कि जो 40,000 वाला पहले हम बात कर रहे थे कि वो गुजारा मुश्किल है, तो अब लग रहा है 70,000 वाले के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और नॉर्मली सैलरी हमारे यहाँ 25,000 है, तो बंदा जाएगा कहाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि मिनी बजट के बाद जो तमाम तर अशिया की कीमतों में इजाफा है उसका इम्पैक्ट आइंदा कुछ रोज़ में जो है वो आना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आम आदमी तो मुतासिर होगा ही होगा, लेकिन जो कारोबारी तबका है वो भी इससे बुरी तरह इम्पैक्टफुल होगा। और हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन टैक्सों के ऊपर नजरसानी की जाए, जो कि 17% तमाम तर अशिया पर आयद कर दिया गया है, और IMF के जितने मुतालबात हैं उसमें आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कीमत कम होने से FBR को कैपिटल गेन टैक्स वसूली में कमी हुई है। माली साल 2020-21 में शेयर्स की कीमत के फर्क पर कैपिटल गेन टैक्स वसूली 26% कम हुई है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या वजूहात है कमी की? जी, स्टॉक मार्केट में देखा जाए शेयर की कीमत कम हुई, जिससे हुकूमत को कैपिटल गेन टैक्स की वसूली में नुमाया कमी हुई, और माली साल 2020-21 में जो है शेयर की कीमत कम होने से कैपिटल गेन टैक्स की वसूली में जो है 26% की नुमाया कमी हुई है। FBR ने माली साल 20-21 में जो है शेयर पर कैपिटल गेन टैक्स की कीमत में 1,92 करोड़ रुपए वसूल किया, जो कि माली साल 2019-20 में जो है कैपिटल गेन टैक्स की 2,60 करोड़ रुपए वसूल किए थे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 147B के तहत सिक्योरिटी की फरोख्त पर एडजस्टमेंट और इनकम टैक्स वसूल किया जाता है। सिक्योरिटी की मुद्दत 6 माह से कम हो तो उस पर टैक्स की शरह जो है 2% होती है, और 6 माह से ज्यादा अरसा 12 माह से कम हो तो उस पर 1.5% वसूल किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।